Assalamu alaikum. Now we are going to talk about types of the blood flow. And from your knowledge of FSC, you know that there is a laminar blood flow and there is a turbulent blood flow. That laminar flow and turbulent flow you were studying in different fluids, and now it is the blood. Steady rate of flow through a long smooth blood vessels, as you see in the case of B tube, is called laminar blood flow. Here you see the central portion has the fastest velocity, and these are the RBCs. And the WBCs have a little lesser velocity, and these are the WBCs. And the last layer, which is adjacent to the wall of the blood vessel, has the lowest velocity of blood flow, and this contains the platelets. And this formation is parabola here, parabolic velocity. Coming to the turbulent blood flow, when the rate of blood flow is very high, when there is a sharp turn in the vessel, when there is rough surface of the blood vessel. कैसे होगी रफ सरफेस? यहाँ कहीं थोड़ा सा ब्रीच हुआ था, वहाँ क्लॉट बना, क्लॉट बन के वहाँ फाइब्रोसिस हो गई, क्लॉट रिमूव होने के बाद, तो वो सरफेस एंडोथीलियल अगर नहीं दोबारा से रीएपिथेलियाइज हुई तो फिर तो एंडोथीलियम तो वहाँ नहीं है, तो वहाँ जब स्कार टिश्यू है तो वो रफ होगी. इसी तरह अगर कोई एथरोमा बन रहा है तो वो जगह रफ होगी. तो रफ सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल या फिर एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेसल, जैसे आप बीपी कफ लगा के उसे इन्फ्लेट कर दें तो ब्लड फ्लो रुक जाता है. तो इन पर फिर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है. जब सीधा नॉर्मल आगे नहीं जा सकता तो फिर वापस मुड़ता है, जिस मर्जी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, और उससे फिर आपस में जो है ना एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं और वर्ल्ड पूल्स बनते हैं, जैसे कि रिवर में जहां आप पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, उस तरीके से टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो. अब किस ब्लड वेसल में टर्बुलेंस होगी, किस में नहीं होगी, ये अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आप रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ टर्बुलेंस टू अकर. तो आर ई जो डिनोट हो रहा है ये रेनॉल्ड्स नंबर का साइन है. वी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है मीन वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. डी इज द लेंथ ऑफ द वेसल. पी इज द पॉइज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. पी इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसको रो कहते हैं. ये जो पी बना हुआ है ना इसे रो कहते हैं. और ये जो ईटा बना हुआ है ये पॉइज है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये जो एन का साइन बना हुआ है. सो जो भी आपकी अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी ना तो फिर भी टर्बुलेंस ज़्यादा हो सकती है. लेंथ ऑफ द वेसल अगर ज़्यादा हो जाएगी फिर भी टर्बुलेंस ज़्यादा हो सकती है. डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होगी तो फिर भी टर्बुलेंस ज़्यादा हो सकती है. लेकिन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो इसके ऑपोजिट एक्ट करती है. अब डेंसिटी और विस्कोसिटी को कई जगह पर किया गया है डिबेट कि ये दोनों तो तकरीबन एक ही चीज़ है. नहीं, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, और रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है. अगर रेनॉल्ड्स नंबर 200 से 400 के दरमियान हो तो आप देखें कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों में रेनॉल्ड्स नंबर इजेक्शन फेज के दौरान 200 से 400 के दरमियान होते हैं और इस पर टर्बुलेंस प्रोड्यूस नहीं होती. के लिए अगली चीज ये है कि टर्बुलेंस कब प्रोड्यूस होगी. अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ऊपर हो जाए तो ये 5 आपके पास ऑप्शंस हैं: लार्ज वेसल डायमीटर, पल्सेटाइल ब्लड फ्लो, हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो, सडन चेंज इन द वेसल डायमीटर और शार्प टर्न इन द वेसल. ठीक है, तो अब इनमें से 5 में से हम किसी जगह लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिख दें या पल्सेटाइल की जगह कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो लिख दें, या इनमें से एक को सीधा रहने दें बाकी सबका उल्टा कर दें, जो स्मॉल ब्लड वेसल, स्मूथ ब्लड फ्लो, नो चेंज इन वेसल डायमीटर, नो टर्न्स इन द वेसल, तो आपके पास एक ऑप्शन सही रह जाएगी और वो फिर होगी हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो.
ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से हम इस पे ये स्लाइड आपको इसलिए दी है कि आप इसके ज़रिए एमसीक्यू बना सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लो के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आई है वो ये है कि ब्लड ने एक ब्लड वेसल के लिए से गुजरना है और इसको हम कहेंगे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस ऑफ अ blood in a vessel is measure of the blood flow through a vessel, measure of the blood flow through a vessel for a given pressure difference। अगर आप एक रबड़ का पाइप ले लेते हैं और उसके एक तरफ नलका जो है वो खोल देते हैं, तो जहाँ से नलका खुला हुआ है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और जो उसका आखिरी एंड है पाइप का, जो कि आप गार्डन में पाइप देने के लिए रखे हुए हैं, वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो कैसे फ्लो करेगा पानी? नलके की तरफ से वाले एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पर तक फ्लो करेगा। तो ये होगा कंडक्टेंस ऑफ वाटर इन द प्लास्टिक पाइप। तो अब आप जो हैं अगर किसी ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो देखना चाह रहे हैं तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से चलेगा और जहाँ प्रेशर कम है वहाँ जाएगा। सो आपके पास ब्लड फ्लो की अगर आपने मेजर करनी है किसी वेसल में से कैसे गुजर रहा है, तो आप उसको देखेंगे गिवन प्रेशर डिफरेंस के लिए। ठीक, अब इस पे क्या क्या चीज़ें हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट कितना है। अगर तो 1 या 2 मिलीमीटर का ग्रेडियंट है तो फिर कैसे चलेगा ब्लड फ्लो, और अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रेडियंट है तो फिर ब्लड फ्लो कैसे चलेगा। दूसरी तरफ वेसल्स की रेजिस्टेंस कितनी है, तो जिन वेसल्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा है उनमें स्लो चलेगा और जिन वेसल्स में रेजिस्टेंस कम है उनमें तेज चलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कंडक्टेंस ब्लड फ्लो को हम किस चीज़ में मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो के जरिए। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वास्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। पिछले लेक्चर में आपने वास्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा था। एओर्टा का 2.5 सेंटीमीटर था और कैपिलरीज का 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और फिर उसके बाद वीना के सुपीरियर और इंफीरियर का मिला के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखेंगे कि अंडर रेस्टिंग कंडीशंस द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो एवरेजेस अबाउट 33 सेंटीमीटर पर सेकंड इन द एओर्टा, but it is only 1/1000 as rapid in the capillaries, about 0.3 मिलीमीटर पर सेकंड, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा है और कैपिलरीज में कम है। What is blood pressure? It is the force in millimeter of mercury or centimeter of water exerted by blood against any unit area of the vessel wall. इस वक्त आपको ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं पढ़ रहे हैं, इस वक्त आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक ब्लड जो है जब उसने किसी वेसल में से गुजरना है तो वेसल में से गुजरने के लिए उसको कितने प्रेशर से उस वेसल के अंदर डाला जा रहा है और कितनी रेजिस्टेंस को ये प्रेशर ओवरकम करेगा, तो फिर जो बाद में उसके फाइनल एंड पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। तो उससे आप देखेंगे कि कितना प्रेशर ग्रेडियंट बना था। तो इधर जो आप ब्लड प्रेशर देख रहे हैं एक्चुअली ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेजर कर रहा है। ट्यूब में जो प्रेशर है ये बाहर की तरफ से नहीं है, बल्कि जो प्रेशर ग्रेडियंट हमने देखना है इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया ऑफ द वेसल वॉल। तो ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी या सेंटीमीटर ऑफ वाटर में मेजर किया जाता है और 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर प्रेशर। और बाकी आप ये फिजिक्स से जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। और आप जानते हैं कि जो हमने वेलोसिटी शुरू की है उसके पहले जो हमने दो चीज़ें ब्लड कंडक्टेंस के लिए ज़रूरी समझी थी, एक तो था प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा था रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। अब रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंट यूनिट्स यानी PRU से मेजर की जाती है, और इसको मेजर करने के लिए आपको मेथड्स जो हैं कोई ख़ास अवेलेबल नहीं है। आसान तरीन तरीका ये है कि आप ब्लड फ्लो मेजर करें किसी ब्लड वेसल्स में से और प्रेशर डिफरेंस मेजर करें बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द वेसल पर और PRU कैलकुलेट कर लें। तो पिछले लेक्चर में हमने ब्लड फ्लो मेजर करने के
दो तरीके बता दिए थे, एक तो था अल्ट्रासोनिक डॉपलर मेथड और दूसरा था फ्लो मीटर्स। तो आप पहले ब्लड फ्लो मेजर करेंगे, उसके बाद प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वेसल मेजर करेंगे और उसके जरिए आपको PRU का पता चलेगा। So if the pressure difference between 2 points is 1 millimeter of mercury and the flow is 1 milliliter per second, the resistance is said to be 1 peripheral resistance unit. कोई और तरीका बताओ? हम कह सकते हैं if the pressure difference between 2 points is 0.5 millimeter of mercury and the flow is 0.5 milliliter per second, the resistance is said to be 1 peripheral resistance unit. हाँ जी, अब सोचो मैंने क्या कहा। जी, अब आपने रेजिस्टेंस जो मेजर करनी है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप प्रेशर और फ्लो के जरिए। टोटल सिस्टेमिक पेरिफेरल रेजिस्टेंस TPR कहलाती है। नॉर्मल ब्लड फ्लो in one cardiac cycle, that is 0.8 second, is the stroke volume and that is 70 milliliter. तो ब्लड फ्लो पर सेकंड जो है वो 90 मिलीलीटर होगा। ये आप कैलकुलेट कर लें, 70 डिवाइडेड बाय 0.8 तो तकरीबन 90 मिलीलीटर जवाब आ जाएगा। डेल्टा P इज द प्रेशर डिफरेंस इन सिस्टेमिक आर्टरी एंड द सिस्टेमिक वेन। तो ये जो आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर है ये 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। जब आप इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे अगले पेजेस पर, अगली स्लाइड्स में, अगले लेक्चर्स में, तो आपको पता चलेगा कि मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है अगर किसी बंदे का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 हो। तो आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्लो, तो 93 डिवाइडेड बाय 90 ये 1.03 PRU बन रहा है। आपकी किताब में लिखा हुआ है 100 मिलीलीटर पर सेकंड फ्लो और 100 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर। ये उन्होंने एक आइडियल सिचुएशन आपको दे दी है, लेकिन अगर आपके जहन में कभी असली सिचुएशन आए और आप कहें जी ये तो इस तरह होना चाहिए, तो मैंने असली वैल्यूज एक दफ़ा आपको लिख दी हैं, उसके बाद जैसे आपकी बुक चाहे आप वैसे अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। पल्मनरी सर्कुलेशन आपने देखी है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की निस्बत पल्मनरी सर्कुलेशन जो है वो लो प्रेशर सिस्टम है, तो उसमें जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डेल्टा P फॉर पल्मनरी आर्टरी और वेन के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज 14 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और ब्लड फ्लो पर सेकेंड इज 90 मिलीलीटर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू P/F और ये बनती है 14 डिवाइडेड बाय 90 और ये बन रही है 0.15 PRU। बाद में अगर आपको बुक के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़े तो आप बुक की वैल्यूज डाल सकते हैं। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड फ्लो के अंदर आपके पास पॉइजनस लॉ स्टेट्स F इज इक्वल टू डेल्टा P/R। अब अगर इसकी इक्वेशन बनानी है तो R की वैल्यू जो है वो आप जब इसमें डालेंगे तो R की वैल्यू है 8 ईटा L ओवर पाई R रेज़ टू द पावर 4। यहाँ जो आपने R देखा है ये है आपका छोटा R, और छोटा R का मतलब ये है कि आप इस छोटे R को रेडियस, इनसाइड रेडियस है ये आपका, रेजिस्टेंस अलग चीज है, रेजिस्टेंस कैपिटल R है और ये जो स्मॉल r है ये है रेडियस। तो अब आप देखें आपने जो इक्वेशन बनाई डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय पाई R रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L, इसकी बेसिस कहाँ से निकली है? इसकी बेसिस ये निकली है F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर R इज इक्वल टू 8 ईटा L ओवर पाई R रेज़ टू द पावर 4 जो कि रेडियस है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। तो जब आपने डेल्टा P के नीचे ये वैल्यू डाली तो 8 ईटा L नीचे रह गया और पाई R रेज़ टू द पावर 4 वो इसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब आप ये देख लें, इसको आपने याद करना है। N इज इक्वल टू फ्लूइड विस्कोसिटी, रट्टा लगाना है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती। जब भी आप कोई फ्लूइड एक जगह से गुजार रहे हैं तो वही फ्लूइड होता है, उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, और लेंथ ऑफ द ट्यूब भी वही होता है, उसकी भी लेंथ भी चेंज नहीं होती। 8 ओवर पाई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी चेंज नहीं होती। जो चीज चेंज हो सकती है वो है R, दैट इज इनसाइड रेडियस ऑफ द ट्यूब,
और अगर आर जो है वो आप 1 है तो आपके पास अगर इतना ब्लड फ्लो है, तो अगर आप आर जो है उसे डबल कर दें तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। डेल्टा पी इज़ द प्रेशर डिफरेंस। तो हमने ये देखा कि आर रेज टू द पावर 4 यानी रेडियस जो है उसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट है हमारी इसके ऊपर, ब्लड फ्लो के ऊपर। अगर डबल कर देंगे आप रेडियस को तो फ्लो जो है वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, प्रोवाइडेड द लेंथ एंड विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अब आ गई बात दूसरी, और वो थी डेल्टा पी की। डेल्टा पी अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो इन 2 वेज। अगर आपके पास P1 और P2 अक्रॉस इस लेंथ में आपने फ्लो मेजर करना है, P1 इलाका यहाँ पर है जहाँ ये प्रेशर है, और P2 यहाँ ये प्रेशर है P2। अगर आप 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपके पास यहाँ प्रेशर हो और 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपके पास इधर प्रेशर हो, जो कि वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी बनता है, तो ये आपके पास डेल्टा पी आ जाएगा 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब फ्लो रेट जो है वो 10 मिलीलीटर पर मिनट होगा इसमें। ठीक है, फर्ज करें आपने प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया, 500 और 410 कर दिए, डेल्टा पी 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही रहा, तो फ्लो रेट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप डेल्टा पी को इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर की इम्पोर्टेंस नहीं देख रहे। जिस वक्त मैंने आपके साथ बातचीत शुरू की थी उस वक्त आपको ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दी थी, तो ऑफ कोर्स इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम इनसाइड द वेसल तो ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। ठीक है, तो प्रेशर का इफेक्ट ये है कि एक तो ये जितना प्रेशर ग्रेडियंट होगा फ्लो उतना तेज होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी से। दूसरा ये है कि डिस्टेंस द वेसल वॉल, जितना प्रेशर ज्यादा होगा वो वेसल वॉल को उतना चौड़ा कर देगा, घुसेगा उसके अंदर जोर लगा के, तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, तो ब्लड जो है वो उसमें प्रेशर इंक्रीज होने से रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, तो उससे फिर मजीद फ्लो ज्यादा होगा। बहरहाल distance the vessel wall increases the radius to increase the blood flow. The blood flows in vessel from high pressure to low pressure. ये डायरेक्शन इसकी जो है ब्लड फ्लो की, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हमेशा जाएगी। तो अब आपने ये देख लिया कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है अगर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो और आप बाकी रेट वगैरह सब कुछ कांस्टेंट रखें तो फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब आपके पास जो सिचुएशन है प्रेशर के साथ रेजिस्टेंस की और ब्लड फ्लो की, उसमें जब आपके पास आगे बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप आइसोलेटेड एक सेगमेंट ऑफ ब्लड वेसल ले लें जिसकी तमाम नर्व्स उतार दें, तो बिल्कुल उसी तरह डेल्टा पी, जिस तरह आपको तस्वीर में दिखाया कि अगर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डेल्टा पी है तो ब्लड फ्लो जो है वो 10 मिलीलीटर पर मिनट सपोज आता है, तो आप प्रेशर डेल्टा पी कम कर देंगे तो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, और आप डेल्टा पी ज़्यादा कर देंगे तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बॉडी में ये सिचुएशन बिल्कुल इसी तरह फॉलो नहीं होती, बल्कि बॉडी के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, जब सिंपैथेटिक नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाए तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इसलिए डेल्टा पी जो है वो बढ़ जाता है लेकिन रेडियस कम हो जाता है, और उसकी वजह से ब्लड फ्लो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि डेल्टा पी का तो सिंगल टाइम इफेक्ट है आर के एफ के ऊपर, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर, लेकिन रेडियस जो है उसका पावर ऑफ 4 के साथ रिलेशनशिप है। तो चूंकि रेडियस जो है वो कम होना जो है उसका वो पावर ऑफ 4 से अफेक्ट करेगा ब्लड फ्लो को, तो इसलिए जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी डेल्टा पी बढ़ेगा वाजोकंस्ट्रिक्शन से, लेकिन चूंकि रेडियस कम हो रहा है इसलिए ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जबकि सिंपैथेटिक इनहिबिशन में जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन चूंकि रेडियस बढ़ गया है इसलिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने जो हीमोडायनामिक्स पढ़ने थे उसमें एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर में अब आपने जो कुछ भी पढ़ा तो ले दे के क्या बात रह गई कि डेल्टा पी जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि रेडियस है। अगरचे डेल्टा पी इज रिक्वायर्ड लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि रेडियस है, कि रेडियस का फर्क जो है वो पावर ऑफ 4 के साथ पड़ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ ब्लड हिमेटोक्रीट और ब्लड विस्कोसिटी जो है वो वास्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड फ्लो पर क्या बनता है।
तो ब्लड हिमेटोक्रिट जो है, जितने आरबीसी होंगे उतना हिमेटोक्रिट ज्यादा होगा, जितना आरबीसी होंगे उतना हिमेटोक्रिट ज्यादा होगा, तो उतनी ही ब्लड विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। और जब आप ब्लड विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो फिर ब्लड वेसल में फ्लो कम हो जाएगा, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अब ये तो नहीं होता कि आप ब्लड जो है उसके अंदर पहले ब्लड वेसल में ब्लड चला रहे थे, फिर आपने पानी चलाना शुरू कर दिया है। एक पेशेंट, एक इंटेक्ट पेशेंट में जब आपने हीमोडायनेमिक्स पढ़नी है तो पेशेंट की विस्कोसिटी ब्लड की एक जैसी ही रहेगी। हाँ, अगर एक पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट को आप एक नॉर्मल पेशेंट के साथ और फिर एक एनीमिया के पेशेंट के साथ कंपेयर करें तो वहां आप देखेंगे कि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा एनीमिया के केस में और कम उसकी वेलोसिटी होगी पॉलीसाइथीमिया के केस में। तो यहाँ आकर हमारी हीमोडायनेमिक्स जो है वो खत्म हो जाती हैं और अगले चैप्टर में फिर हम वेसल्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनके अंदर ब्लड फ्लो और उनके फंक्शंस को देखेंगे।